नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार द फ्यूचर मेकर स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का सेकेंड चैप्टर महमूद गजनवी अर्थात गजनी साम्राज्य। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़े थे भारत पर अरबों का आक्रमण अर्थात भारत पर प्रथम इस्लामिक आक्रमण। तो दोस्तों, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगर नहीं देखिएगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। सब क्रम बाय क्रम है दोस्तों, तो इसलिए जरूर देखिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों देखेंगे गजनी साम्राज्य महमूद गजनवी के बारे में। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था और इसका प्रमुख शासक महमूद गजनवी, आज हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि गजनी साम्राज्य अर्थात महमूद गजनवी इनके प्रमुख शासक थे। गजनी साम्राज्य का अर्थात महमूद गजनवी जो थे किस वंश के शासक थे, तो वह गजनी वंश के शासक थे। गजनी वंश को यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं और इसी को तुर्क वंश के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गजनी वंश को यामनी वंश के नाम से ही जानते हैं और इसी को तुर्क वंश के भी नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में अगर आए कि महमूद गजनवी किस वंश के एक शासक थे या प्रमुख शासक थे, तो आप लोग गजनी वंश, यामनी वंश या तुर्क वंश तीनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो आप टिक मार देंगे, या तीनों रहेगा तो तीनों में मार देंगे, इनमें से सभी में। अगला है दोस्तों, महमूद गजनवी गजनी वंश, यामनी वंश और तुर्क वंश के शासक थे। दोस्तों, अब आता है कि संस्थापक गजनी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, गजनी वंश या यामनी वंश या तुर्क वंश का संस्थापक अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था। अलप्तगीन या अल्पतगीन बोल सकते हैं दोस्तों। तो अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था इसका संस्थापक। इसके बारे में दोस्तों थोड़ा जान लेंगे हम लोग कि यह अलप्तगीन कौन था। तो दोस्तों, समनी वंश के एक शासक था अबुल मलिक। समनी वंश का एक शासक था अबुल मलिक उसी का गुलाम था अलप्तगीन। अल्पतगीन उसी का गुलाम था। समनी वंश के शासक अबुल मलिक का ही गुलाम अल्पतगीन था। दोस्तों, अबुल मलिक की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान में एक नया साम्राज्य की स्थापना होता है जिसे हम लोग गजनी साम्राज्य या यामनी वंश या गजनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले थोड़ा हम बता देते हैं कि जो पिछला बार हम लोग पढ़े थे भारत पर अरबों का आक्रमण, तो दोस्तों उनमें क्या था कि अरब देश से आए थे मोहम्मद बिन कासिम और अब्दुल्ला बुदैन नामक जो व्यक्ति आए थे, वो भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किए थे और धीरे धीरे अफगानिस्तान को भी अपना कब्जा में आक्रमण करते रहे और अपना कब्जा में ले लिए थे। और उसी के क्रम में आगे दोस्तों ईरान क्षेत्र से आक्रमण होता है भारत पर। ईरान क्षेत्र के तुर्क लोग भारत पर आक्रमण करते हैं, तो वही हम लोग आज देखेंगे। तो महमूद गजनवी जो थे ईरान क्षेत्र से आए थे भारत पर आक्रमण करने और अफगानिस्तान और भारत पर वही आक्रमण किए थे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग आगे। अब क्या है थे अबुल मलिक। दोस्तों, अबुल मलिक की मृत्यु के बाद अर्थात गजनी वंश, यामनी वंश या तुर्क वंश का स्थापना अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार तो कर दिया। यह कौन था, तो यह समनी वंश के एक शासक अबुल मलिक का गुलाम था अर्थात उसका दास था। अब दोस्तों, अबुल मलिक की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान में एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है। अब देखिए, क्या अबुल मलिक तो समनी वंश का शासक था दोस्तों। अब जब इनका मृत्यु होता है तो ये जो अलप्तगीन नामक जो व्यक्ति था एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है। मध्य एशिया में एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है इनके मृत्यु के बाद, जिसे हम लोग गजनी साम्राज्य या उसी को हम लोग गजनी वंश, यामनी वंश या तुर्क वंश के नाम से जानते हैं, जो इस साम्राज्य का वंश था। तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक के रूप में इसीलिए हम लोग अलप्तगीन या अल्पतगीन को जानते हैं। अब दोस्तों, इनका अल्पतगीन का जो मृत्यु हुआ था वह 977 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 977 ईस्वी में हुआ था तथा इसकी राजधानी गजनी थी। अर्थात पूछे कि गजनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसका राजधानी गजनी थी। दोस्तों, इनके बारे में इतना ही रहने देते हैं, इनसे ज्यादा डिटेल एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए इनके बारे में इतना ही पूछा जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, जब अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार जो गजनी वंश के संस्थापक थे, गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे, उनका मृत्यु हो जाता है 977 ईस्वी में। उसके बाद सुबुक्तगीन को गद्दी पर बैठाया जाता है। सुबुक्तगीन गद्दी पर या वहां के शासन भार को संभालता है। अब सुबुक्तगीन कौन था दोस्तों, तो सुबुक्तगीन यही जो अल्पतगीन का दास था और बाद में इनको अनुभव को देखते हुए युद्ध में इनकी विजय, चाहे इनकी अनुभव को देखते हुए या इनकी सारी जो इनकी शक्ति थी
वो बहुत ज़्यादा अनुभवी थे। सब चीज़ को देखते हुए, इनकी बहादुरी को देखते हुए दोस्तों क्या किए कि अल्पतगीन जो थे वह सुबुक्तगीन को ही अपना पुत्री से शादी कर दिया और अपना दामाद बना लिए थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुबुक्तगीन कौन था? जब अल्पतगीन जो गजनवी साम्राज्य के संस्थापक था उनकी मृत्यु हो जाता है तो सुबुक्तगीन उसके बाद अपना शासन व्यवस्था संभालता है। सुबुक्तगीन शासन व्यवस्था संभालता है। अब दोस्तों क्या था, सुबुक्तगीन बहुत अनुभवी और बहादुर व्यक्ति था, तो इसको देखते हुए अल्पतगीन जो था वो सुबुक्तगीन को ही अपने पुत्री से शादी करके उसको अपना दामाद बना लेता है और इनकी मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन ही अपना शासन व्यवस्था या गजनी साम्राज्य के सिंहासन पर और गद्दी पर बैठता है। दोस्तों सुबुक्तगीन क्या था? सुबुक्तगीन का जन्म, इनका जन्म हुआ था 942 ईस्वी में किर्गिस्तान में हुआ था। दोस्तों सुबुक्तगीन का जन्म दोस्तों अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद भी था, अर्थात उसका दास था। 977 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर अर्थात गजनी के गद्दी पर बैठा था सुबुक्तगीन। दोस्तों 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा था ये सुबुक्तगीन। उसके बाद दोस्तों इनके प्रतिभा से प्रभावित होकर इनके अनुभव और बहादुरी तथा प्रतिभा से प्रभावित होकर कौन? अल्पतगीन ने इनके प्रतिभा से प्रभावित होकर इसको अमीर उल उमरा की उपाधि दिए थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि अमीर उल उमरा की उपाधि इसको सुबुक्तगीन को किसने दिया था? तो इनका ससुर ने ही दिया था। ससुर अर्थात इनका अल्पतगीन इनके ससुर था, क्योंकि इनके बेटी से विवाह हो गया था इनका। तो अमीर उल उमरा की उपाधि इनके ससुर अर्थात अल्पतगीन ने ही इनको यह उपाधि दिया था। क्यों दिया था? तो दोस्तों इनके प्रतिभा से प्रभावित होकर अपनी बेटी का भी शादी इनसे कर दिया था, जिनसे ये उनका दामाद हो गए और साथ साथ इनको अमीर उल उमरा की भी उपाधि दे दिए थे। दोस्तों अब सुबुक्तगीन का मृत्यु 5 अगस्त 997 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुबुक्तगीन का मृत्यु से पहले इनको 2 पुत्र हुए थे, जिनका एक का नाम था महमूद गजनवी, जो गजनवी साम्राज्य के प्रमुख शासक के रूप में उभर में आए, और एक पुत्र का नाम था इस्माइल। 2 पुत्र था सुबुक्तगीन को। तो सुबुक्तगीन जब उनका सुबुक्तगीन का मृत्यु हुआ तो क्या हुआ दोस्तों? महमूद गजनवी को शासन पर न बैठा के, गद्दी न देके इस्माइल को ही अपना यहाँ गजनी साम्राज्य का संस्थापक के रूप में स्थापित कर दिया। जब सुबुक्तगीन को मृत्यु हुआ तो दोस्तों वो मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र इस्माइल को ही गजनी साम्राज्य का गद्दी दे दिया, उसको सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि महमूद गजनवी इसके लिए ज्यादा योग्य था, युद्ध में भी ज्यादा बहादुर था और वह ज्यादा योग्य था, इसलिए वह अपने भाई से युद्ध करके और उसको बंदी बना के खुद गजनी के सिंहासन पर बैठ गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे, एक इस्माइल और एक महमूद गजनवी। तो 977 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। 997 ईस्वी में 977 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। तो मृत्यु के समय इस्माइल को ही गजनी के सिंहासन पर बैठा दिए और महमूद गजनवी को नहीं बैठा। लेकिन महमूद गजनवी चूंकि ज्यादा योग्य था, क्यों था? क्योंकि अपने पिता के शासन काल के समय वो खुरासान के शासक रह चुका था। अपने पिता के शासन के समय भी महमूद गजनवी जो थे खुरासान के शासक रह चुके थे, इसलिए वह शासक के लिए ज्यादा योग्य थे। तो अपने भाई इस्माइल से युद्ध कर लिए और भाई इस्माइल से युद्ध करके उसको बंदी बना लिया और खुद गजनी के सिंहासन पर बैठ गए थे। अब दोस्तों चलिए, चूंकि महमूद गजनवी सिंहासन पर बैठ गए तो अब महमूद गजनवी के बारे में चलते हैं। तो दोस्तों महमूद गजनवी का जो जन्म हुआ था वो 1 या 2 नवंबर 971 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 1-2 लिखने का कारण है, आपको किसी बुक में 1 लिखे मिलेगा और किसी बुक में 2 मिलेगा, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। तो दोस्तों महमूद गजनवी का जन्म 1 या 2 नवंबर 971 ईस्वी को अफगानिस्तान में हुआ था। पिता के शासन काल में खुरासान का शासक था। दोस्तों महमूद गजनवी जो था, जब उसके पिता अर्थात सुबुक्तगीन जब शासन कर रहा था तो उस समय वह खुरासान नामक एक छोटे से साम्राज्य का शासक था। अब दोस्तों क्या था? खलीफा अल कादिर ने 2 उपाधि प्रदान किया था।
अब देखिए दोस्तों, खलीफा अल कादिर ने उसको 2 उपाधि प्रदान किया था। किसको? महमूद गजनबी को खलीफा अल कादिर ने 2 उपाधि प्रदान किए थे। दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि खलीफा किसे कहा जाता था। खलीफा कौन था दोस्तों? तो मुसलमानों के राजनीतिक एवं धार्मिक गुरु को उस समय खलीफा के नाम से जाना जाता था। और मुसलमानों में या इस्लामों में शासक बनने के लिए खलीफा का आज्ञा लेना अनिवार्य होता था। खलीफा से आज्ञा लेना पड़ता था उनको शासक बनने के लिए। तो क्या हुआ दोस्तों, तो जब महमूद गजनबी जब सिंहासन पर बैठ रहे थे तो उन्होंने भी जाके खलीफा से आज्ञा लेने गए। खलीफा अल कादिर से गए आज्ञा लेने अपने शासन पर बैठने के लिए। तो वहां जब आज्ञा लेने गए तो उसके दौरान ये खलीफा अल कादिर ने उनको 2 उपाधि प्रदान किया, एक यामीन उल दौला और यामीन उल मिल्लत। यामीन उल दौला और यामीन उल मिल्लत का 2 उपाधि प्रदान किया। अर्थात बोला उसको कि यामीन उल दौला का मतलब क्या होता है कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामीन उल मिल्लत का, ध्यान दीजिए दोस्तों, यामीन उल दौला यामीन उल मिल्लत दोनों का मतलब समझिए। यामीन उल दौला का मतलब हो गया कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामीन उल मिल्लत का मतलब हो गया कि मुसलमानों का संरक्षक। तो ये गए थे खलीफा से जब आज्ञा लेने महमूद गजनबी, अर्थात पिता का मृत्यु जब हो गया 900, इनके पिता का मृत्यु जब हो गया, सुबुक्त इनका मृत्यु देखिएगा 997 से मृत्यु हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत युद्ध हुआ। उसके बाद 998 में ये महमूद गजनबी सिंहासन पर बैठे थे। ध्यान रखिएगा 998 में 27 वर्ष की उम्र में ही वो अपना सिंहासन पर बैठे थे, अर्थात गजनी साम्राज्य का गद्दी संभाले थे। तो जब वो अपना सिंहासन पर बैठे तो वही खलीफा से जब आज्ञा लेने गए तो खलीफा ने बोला कि ठीक है, आप यहाँ का सिंहासन पर बैठिए, यहाँ का सम्राट रहिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले वादा करना होगा कि साम्राज्य का दाहिना हाथ रहिएगा और मुसलमानों का संरक्षण करना होगा। इसलिए उन्होंने उनको 2 उपाधि दिया, यामीन उल दौला और यामीन उल मिल्लत। तो वो अपना धर्म निभाए भी थे दोस्तों। तो ये उपाधि दोनों खलीफा अल कादिर ने दिया था, अर्थात यामीन उल दौला यामीन उल मिल्लत। यह खलीफा अल कादिर ने महमूद गजनबी को यह उपाधि प्रदान किया था उनके कार्यों से खुश होकर। फिर दोस्तों आगे देखिएगा, सुल्तान की उपाधि करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनबी। अभी दोस्तों पिक्चर आ गया, देखिए सलमान खान का सुल्तान, लेकिन उस जमाने में पहले सुल्तान पिक्चर के नाम से यही थे दोस्तों, महमूद गजनबी। अर्थात सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दोस्तों मोहम्मद गजनबी प्रथम शासक थे, मुसलमानों में प्रथम शासक थे जो सुल्तान की उपाधि धारण किए थे। सिस्तान पर विजय के बाद सिस्तान पर गए, वो आक्रमण किए और वहां जो उनको विजय मिला तो खलीफा ने उनको सुल्तान की उपाधि प्रदान की। तो याद रखिएगा, पूछेगा दोस्तों क्वेश्चन कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ही ने प्रथम बार सुल्तान की उपाधि धारण किए थे सिस्तान पर विजय के बाद। और यह दोस्तों स्रोत कहाँ से मिलता है? तारीख ए गुजीदा। तारीख ए गुजीदा एक पुस्तक है दोस्तों, एक पुस्तक है जिसमें लिखा गया, तारीख ए गुजीदा, इसमें लिखा गया है कि जो था मुस्लिम सम्राट का महमूद गजनबी प्रथम शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण किए थे। तो ये तारीख ए गुजीदा उसका स्रोत हो गया। तो ये सुल्तान की उपाधि उनको खलीफा ने दिया था। दोस्तों ये इसमें और भी है, प्रमुख आक्रमण का जो है, प्रमुख आक्रमण का तिथि और भी है, तो इसको ज्यादा जगह नहीं के कारण लिखा गया है। तो फिर इसके बाद तुरंत हम अभी थोड़ा देर में इसको बताने के बाद मिटा के फिर और भी जो क्रम से बच गया है डेट उसको बताया जाएगा। इसमें और भी है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा और ध्यान से देखिए, जरूर समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, मृत्यु के समय बता भी चुके हैं दोस्तों। मृत्यु के समय 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन इस्माइल को शासक बना दिया। इस्माइल सुबुक्तगीन का ही पुत्र था, अर्थात महमूद गजनबी का भाई था। तो महमूद गजनबी के भाई इस्माइल को ही शासक बनाया, परंतु गजनबी ज्यादा योग्य था तो भाई से युद्ध करके उसको बंदी बना लिया और 998 में खुद गजनी का शासक बन गया। फिर देखिए दोस्तों, एक इतिहासकार है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट इतिहासकार के अनुसार महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। हेनरी इलियट इतिहासकार के अनुसार महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किए। फिर देखिए दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने का महमूद गजनबी का क्या उद्देश्य था?
भारत पर जब आक्रमण किए तो इसका उद्देश्य क्या था, प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इनका उद्देश्य था, महमूद गजनवी का उद्देश्य था कि धन की प्राप्ति करना और तथा गजनी साम्राज्य के शासन व्यवस्था को मजबूत करना। साम्राज्य विस्तार करना इनका उद्देश्य नहीं था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दो ही उद्देश्य था, धन की प्राप्ति करना और दूसरा उद्देश्य था कि गजनी साम्राज्य के शासन व्यवस्था को मजबूत करना। वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा हम भारत से धन प्राप्त करें, क्योंकि जानता था कि भारत में अपार धन संपदा है। तो दोस्तों चाहता था कि भारत से धन की प्राप्ति करे और गजनी साम्राज्य के शासन व्यवस्था को मजबूत करे, अर्थात मध्य एशिया में वह अपना शासन व्यवस्था मजबूत करना चाहता था, अर्थात गजनी साम्राज्य के शासन व्यवस्था को मजबूत करना चाहता था। तो वो उनका उद्देश्य था महमूद गजनवी का। आगे दोस्तों देखिएगा प्रमुख आक्रमण के बारे में। प्रमुख आक्रमण कब किया महमूद गजनवी ने और किस लिए किया, कहाँ किया, ये सब जानेंगे दोस्तों। तो देखिए 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने टोटल 17 बार आक्रमण कर दिए थे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 1000 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध इन्होंने पहला आक्रमण किया था। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इससे पहले सुबुक्तगीन अर्थात महमूद गजनवी के पिता भी इससे पहले राजा जयपाल के विरुद्ध एक बार आक्रमण किया था, राजा जयपाल के विरुद्ध, तो उसमें जयपाल का पराजय हो गया था। अब फिर यहाँ देखिए दोस्तों 1000 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही शासक राजा जयपाल के विरुद्ध महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था और पंजाब के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया था। सीमा पर आक्रमण किया था, डायरेक्ट बीच में जाता तो हो सकता था कि वहां के लोग उसको घेर के वह मारा जाता, इसलिए डर से वह सीमा क्षेत्र पर पहला बार आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही। ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण डेट है हम लिखे हैं और बचा हुआ है उसको भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों 1000 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही शासक राजा जयपाल के विरुद्ध उसने आक्रमण किया था सीमा क्षेत्र पर। फिर 1001 ईस्वी में पुनः जयपाल के विरुद्ध ही दोस्तों आक्रमण किया गया था। 1001 ईस्वी में पुनः जयपाल के ही विरुद्ध महमूद गजनवी में आक्रमण किया था और इसके बाद बार बार आक्रमण और पराजय होने के कारण और एक अपमानजनक संधि हो गया था। उसके कारण क्या था, बार बार पराजय अपमानजनक संधि के कारण महमूद गजनवी जो बार बार आक्रमण करता था, उसके कारण जो राजा जयपाल था वह आत्महत्या कर लिए थे 1001 में पुनः जयपाल के विरुद्ध। इसके बाद बार बार पराजय के कारण जयपाल आत्महत्या कर लिए। दोस्तों इससे पहले भी महमूद के पिता सुबुक्तगीन इन पर आक्रमण कर चुके थे और दो बार क्या किए, महमूद गजनवी ने भी आक्रमण किए, तो बार बार पराजय और एक अपमानजनक संधि हुआ था, उसके कारण राजा जयपाल ने आत्महत्या कर लिए थे। ध्यान रखिएगा कौन, 1001 ईस्वी में जयपाल ने जब महमूद गजनवी जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, उसी के दौरान राजा जयपाल ने अपना आत्महत्या कर लिए थे बार बार पराजय के कारण। फिर आगे दोस्तों देखिएगा 1008-9, ये थोड़ा प्रमुख है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। 1008 से 9 ईस्वी में जयपाल का पुत्र आनंद पाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। दोस्तों 1008-9 ईस्वी में महमूद गजनवी जो थे वह राजा जयपाल के पुत्र आनंद पाल के विरुद्ध दोबारा आक्रमण कर दिए थे। बार बार भारत पर आक्रमण करते थे और ज्यादा मंदिर क्षेत्र पर, मथुरा क्षेत्र पर, ही सब पर आक्रमण करते थे, क्योंकि जानते थे कि वहां धन ज्यादा है। तो दोस्तों 1008-9 में जयपाल का पुत्र आनंद पाल के विरुद्ध महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिए थे, जिसे बहिंद के युद्ध भी कहा जाता है। बहिंद का युद्ध अर्थात पूछेगा दोस्तों कि बहिंद का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1008-9 में, इसे ज्यादातर आपको 9 मिलेगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ऑप्शन मार दीजिएगा आंसर। तो बहिंद का युद्ध इसे 9 में हुआ था दोस्तों। तो अगर पूछा जाए कि बहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो 1009 ईस्वी में हुआ था, जयपाल का पुत्र आनंद पाल एवं महमूद गजनवी के बीच। तो दोस्तों 1008-9 में जयपाल का पुत्र आनंद पाल के विरुद्ध महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, जिसे हम लोग बहिंद के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, बहिंद का युद्ध के नाम से जानते हैं दोस्तों। तथा इसी तरह आक्रमण के बाद गजनवी ने मूर्ति तोड़ना भी प्रारंभ कर दिया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों 1008-9 में जयपाल का पुत्र आनंद पाल के विरुद्ध जब युद्ध हुआ, आक्रमण किया, जिसे हम लोग बहिंद की युद्ध कहते हैं, और इसी युद्ध के बाद दोस्तों महमूद गजनवी का दूसरा काम क्या हो गया कि मूर्ति तोड़ना भी उसका मूर्ति तोड़ना भी उसका कार्य
प्रारंभ हो गया। दोस्तों मूर्ति तोड़ना कार्य प्रारंभ हुआ। वहां भारत आता था, यहाँ के मंदिरों पर आक्रमण करता था, धन लूट लेता था और मूर्ति को तोड़ के ले जाता था और अपने साम्राज्य में वहां उसका ऐसे जगह पर उपयोग करता था जो हिंदू धर्म में बिल्कुल खिलाफ था, उसको अशुभ माना जाता था। तो ऐसे जगह पे उसको यूज करता था और यही वह हिंद के युद्ध 1008-9 से ही वह मूर्ति तोड़ना भी प्रारंभ कर दिया। उसके बाद 1013-14 में थानेश्वर पर आक्रमण किया। दोस्तों 1013-14 में महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया और वहां से प्रसिद्ध चक्र स्वामी की मूर्ति को लूट लिया। ध्यान रखिएगा, 1013-14 में थानेश्वर पर आक्रमण किया और वहां प्रसिद्ध चक्र स्वामी को मूर्ति को लूट लिया और इसे हिंदू का मक्का भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यही थानेश्वर के मंदिर को हिंदू का मक्का भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि हिंदू का मक्का के रूप में हम लोग किसे जाना जाता है, तो थानेश्वर को, जहाँ पे चक्र स्वामी का प्रमुख मूर्ति था और उसको यदि 1013 से 14 के बीच महमूद गजनवी ने आकर उस मूर्ति को, चक्र स्वामी के प्रसिद्ध मूर्ति को लूट लिया था। तो 1018 से 19 ईस्वी के बीच 1018-19 ईस्वी के बीच मथुरा कन्नौज में प्रतिहार राजा के विरुद्ध आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने 1018-19 ईस्वी में मथुरा कन्नौज प्रतिहार राजा के विरुद्ध आक्रमण किया था। मथुरा कन्नौज में प्रतिहार राजा थे, उसके विरुद्ध आक्रमण किए थे। दोस्तों ज्यादा वह मूर्ति वाले क्षेत्रों पर आक्रमण किए थे क्योंकि जानते थे कि वो भारत के मंदिरों में अपार धन छुपा हुआ है और वहां से धन को चोरी करके वो अपने देश ले जाता था। साम्राज्य विस्तार नहीं करता था और न ही उसका उद्देश्य था शासन करना, केवल धन लूट के ले जाता था और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को, गजनी साम्राज्य को ही मजबूत बनाता था, वहां के शासन व्यवस्था को। फिर दोस्तों देखिए 1019-20 ईस्वी में चंदेल राजा विद्याधर के साथ उसका आक्रमण हुआ। जब 1019-20 ईस्वी में फिर आक्रमण किया तो उसका सामना चंदेल राजा विद्याधर के साथ हुआ, जिसमें विद्याधर राजा उसका सफल विरोध किया। विद्याधर राजा महमूद गजनवी का सफल विरोध किया और उसमें गजनवी हार गए। फिर दोस्तों 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात, जो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, उस पर आक्रमण किया और वह शिव जी का मंदिर था, वह भगवान शिव का मंदिर था, जहां से उसने आक्रमण के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती शिवलिंग को यहां से लूट कर ले गया, चुरा के ले गया। और उस समय राजा भीमदेव वहां का शासक था। जब 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात, जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित था, वहां लूटा, शिव मंदिर था, तो राजा भीमदेव उसका सामना किया, लेकिन फिर भी वह लूट के ले गया। फिर दोस्तों जब 1025 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था, 1025 ईस्वी में जब सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूट कर जा ही रहा था, बहुत ज्यादा इस बार सोना लूट चुका था, मंदिर लूट चुका था, शिवलिंग भी ले लिया था, तो जाट शासक ने उसका आक्रमण किया था। तो फिर 1027 ईस्वी में दोस्तों ने जाट शासक के विरुद्ध अंतिम आक्रमण उसका हुआ। 1027 ईस्वी में सोचा कि जब 1025 ईस्वी में जब सोना और धन संपत्ति लूट के जा रहा था तो जाट सेना ने आक्रमण किया, जिसके कारण वो बहुत सारा सोना उसका छीन लिया गया। तो उसी से दोस्तों उससे वो प्रभावित होकर सोचा कि अब जाटों को सबक सिखाए, तो लास्ट में 1027 ईस्वी में जाट शासक के विरुद्ध उसने आक्रमण कर दिया और यही उसका अंतिम आक्रमण रहा। तो 1027 ईस्वी में याद रखिएगा दोस्तों, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में। इस डेट को याद रखिएगा सब सीरियली से। अब दोस्तों आगे चलते हैं कुछ प्रमुख तथ्य की ओर, महमूद गजनवी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है और आ जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी के दरबार में बहुत से इतिहासकार थे, बहुत से उसका दरबारी थे, जिनमें कुछ प्रमुख थे जिनसे क्वेश्चन आता था, जैसे था अल बरूनी, उत्बी, अबुल फजल बैहाकी था, फिरदौसी था। तो ये सब दोस्तों उसके दरबार के प्रमुख कवि थे, प्रमुख इतिहासकार थे और दरबारी थे, जिनमें प्रमुख था कौन, अल बरूनी था, फिरदौसी था, अबुल फजल बैहाकी, उत्बी। तो ये सब नाम याद रखे थे, एक एक करके इन लोग को भी दोस्तों देख ले। देखिए दरबारी इतिहासकार था दोस्तों उत्बी, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था उत्बी। दोस्तों उत्बी ने एक किताब का रचना किया था, जिसे उत्बी ने दो पुस्तक की रचना किया, एक किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी। क्योंकि दोस्तों यामनी वंश ही था, देखिए हम पहले ही बताए थे कि
यामनी वंश या गजनी वंश या तुर्क वंश। गजनी साम्राज्य में 3 वंश था, मतलब एक ही वंश था जिसको 3 नाम से जानते थे, गजनी वंश, यामनी वंश, तुर्क वंश। अब पूछेगा महमूद गजनवी किस वंश से बिलोंग करते थे, तो महमूद गजनवी गजनी वंश, इसी को यामनी वंश, इसी को तुर्क वंश, तीनों वंश के थे दोस्तों। एक ही वंश था लेकिन इसको तीनों नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए पुस्तक भी लिखा था तो उसमें यामनी जोड़ा जाता था। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी जो थे वह यामनी वंश से थे, अर्थात गजनी वंश से थे, अर्थात तुर्क वंश से थे। तो दोस्तों देखिए, दरबारी इतिहासकार उतबी ने 2 किताब का रचना किया था, किताब उल यामनी, तारीख ए यामनी। पूछेगा दोस्तों उतबी ने किस 2 पुस्तक का रचना किया, तो किताब उल यामनी और दोस्तों तारीख ए यामनी। फिर दोस्तों देखिए आगे कि गजनी के साथ 11वीं शताब्दी में अल बरूनी भारत आया था और भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति से प्रभावित होकर एक पुस्तक की रचना किए, जिसे हम लोग किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्या हुआ, जब अल बरूनी महमूद गजनवी जब 11वीं शताब्दी में आक्रमण करने भारत आए तो उसके साथ अल बरूनी, उसका दरबारी भी अल बरूनी उसके साथ आया 11वीं शताब्दी में। तो यहाँ देखा है भारत की क्या हुआ, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति को देखकर उससे प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर वो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद एक पुस्तक की रचना कर दिया। तो दोस्तों किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद पुस्तक में भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर ज्यादातर प्रभाव डाला गया है। और दोस्तों यह दोनों पुस्तक अरबी भाषा में, याद रखिएगा। और दोस्तों पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था अल बरूनी ही था। पूछेगा कि पुराण का अध्ययन सबसे पहले कौन सा मुसलमान किया, तो अल बरूनी। अल बरूनी कौन था, तो यह महमूद गजनवी के दरबारी था जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था और भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था से प्रभावित होकर किताब उल हिंद, जिसे हम लोग तहकीक ए हिंद के नाम से जानते हैं, इसकी रचना किया जो अरबी भाषा में था। और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो मुसलमान था वह अल बरूनी था। आगे देखिए, तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी अनुवाद साचाऊ ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, तहकीक ए हिंद किसकी रचना है, अल बरूनी का। तहकीक ए हिंद, इसी को हम लोग किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं। तहकीक ए हिंद दोस्तों, इसी को हम लोग किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं। इसकी रचना किया था अल बरूनी और दोस्तों इसका अंग्रेजी में अनुवाद अरबी भाषा में था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चूंकि यह किताब उल हिंद जो था पुस्तक अरबी भाषा में था, तो इसको पढ़ने के लिए अंग्रेजी भाषा में अनुवाद साचाऊ ने किया था, तथा इसको हिंदी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद, तहकीक ए हिंद पुस्तक का अनुवाद हिंदी भाषा में रजनीकांत शर्मा ने किया था। आगे देखिए दोस्तों, ज्यादा वीडियो लंबा हो इसलिए स्पीड चल रहे हैं। आगे दोस्तों फिरदौसी भी महमूद गजनवी का दरबारी था दोस्तों, जिन्होंने शाहनामा की रचना की। शाहनामा पुस्तक की रचना पूछेगा दोस्तों तो फिरदौसी, शाहनामा पुस्तक की रचना फिरदौसी ने किया था, जो कि फारसी भाषा में था। यह पुस्तक दोस्तों फारसी भाषा में था और इस पुस्तक को अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। दोस्तों इस पुस्तक को अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। किसको दोस्तों, तो शाहनामा को। और इसकी रचना फिरदौसी ने किया था। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था। दोस्तों इस पुस्तक के लिए फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस पुस्तक के लिए दोस्तों फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि पूर्व का होमर किसे कहा जाता है, तो फिरदौसी को। किस लिए, क्योंकि दोस्तों किताब उल हिंद जिसे तहकीक ए हिंद के नाम से जानते हैं उसकी रचना किया था और इस पुस्तक को दोस्तों अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। इसलिए फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। आगे है दोस्तों अबुल फजल बैहाकी। अबुल फजल बैहाकी भी क्या था दोस्तों, महमूद गजनवी का दरबारी था। पूछता है दोस्तों कि इनमें से कौन महमूद गजनवी के दरबारी था, सबका नाम दे देगा। अबुल फजल बैहाकी, फिरदौसी, उसके बाद अल बरूनी, उतबी, सारा का नाम रहेगा। उसमें से कोई दूसरा रहेगा तो टिक मार दीजिएगा दोस्तों। तो इसलिए इस सब का नाम दिमाग में रखिएगा, ध्यान में। फिर दोस्तों देखिए अबुल फजल बैहाकी तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना किया था। ये भी क्या था दोस्तों, अबुल फजल बैहाकी जो था महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था, दरबारी था, तो वह तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की थी। दोस्तों भारत पर तुर्क आक्रमण की विस्तार से जानकारी आपको तारीख ए सुबुक्तगीन में मिल जाएगा। एक प्रकार का पुस्तक है जिसमें भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ था उस पर
जी उस पर उसके बारे में लिखा गया है। तो इसकी रचना अबुल फजल बैहाकी किया था तारीख सुबुक्तीन पर, जिस पर भारत पर तुर्क आक्रमण की विस्तार से जानकारी मिलती है। देखिए तुर्क आक्रमण की जानकारी विस्तार से आपको मिल जाएगा। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि भारत पर तुर्क आक्रमण का पहला श्रेय किसको जाता है, तो यह जाता है सुबुक्तीन को। सुबुक्तीन कौन, तो महमूद गजनवी के पिता अर्थात इनका अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार का दामाद और महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन को भारत पर तुर्क आक्रमण का प्रथम श्रेय जाता है, क्योंकि पंजाब पर प्रथम बार राजा जयपाल के विरुद्ध दोस्तों, हाँ राजा जयपाल के विरुद्ध किया था वो आक्रमण पंजाब पर प्रथम बार। कौन, सुबुक्तगीन, जो कि महमूद गजनवी के पिता था। अब दोस्तों देखिए अबुल फजल बैहाकी का तारीख सुबुक्तीन तुर्क आक्रमण की जानकारी इसमें मिलती है विस्तार से। इस पुस्तक में सुबुक्तीन भारत पर तुर्क आक्रमण का प्रथम श्रेय सुबुक्तीन पर जाता है। अब देखिए दोस्तों संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्का जारी किए थे महमूद गजनवी। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्का जारी किए थे। अब यहाँ देखिए कितना उटपटांग बात था दोस्तों, इस्लाम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता था, लेकिन जब अपना चांदी का सिक्का जारी किया तो उस पर संस्कृत भाषा में मुद्रा लेख जारी कर दिया। उस पर संस्कृत भाषा में लिखा गया था उस मुद्रा पर। अब क्या था दोस्तों, उस मुद्रा पर उसको किस नाम से संबोधित किया गया था, अमीर महमूद के नाम से। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जब अमीर महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ अपना सिक्का जारी किया था चांदी का, उस पे उसको किस नाम से संबोधित किया गया, तो अमीर महमूद के नाम से दोस्तों संबोधित, अमीर महमूद के नाम से उस पर संबोधित किया गया था महमूद गजनवी को। भारत पर आक्रमण का नाम जिहाद दिया। जब दोस्तों भारत पर जितना भी बार आक्रमण किया महमूद गजनवी, सबको जिहाद नाम दिया और आक्रमण के समय अपना नाम रख लिया बूत सखैना। भारत पर आक्रमण के समय अपना नाम बूत सखैना रख लिया। बूत सखैना का अर्थ होता है दोस्तों मूर्ति भंजक, अर्थात मूर्ति को तोड़ कर ले जाता था, इसलिए बूत सखैना नाम रख लिया, अपना नाम बूत सखैना। दोस्तों अब महमूद गजनवी का मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गया। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी का दोस्तों मृत्यु हो गया, याद रखिएगा 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी का मृत्यु हुआ। और महमूद गजनवी के सेना में प्रमुख हिंदू थे दोस्तों, जिनका नाम था सेबंद राय एवं तिलक। महमूद गजनवी के सेना में कुछ प्रमुख हिंदू थे जिसका नाम था सेबंद राय एवं तिलक। तो दोस्तों ये था महमूद गजनवी के बारे में विशेष जानकारी। अगले दिन अगले चैप्टर के बारे में आप ध्यान से पढ़िए दोस्तों, हमको आशा है कि आपको जरूर समझ में आएगा। और तब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।